शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। आइए जरा, नंबर 1, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। स्टॉक से कितना क्लेम हुआ, स्टॉक के लॉस से कितना क्लेम बनेगा एक ट्रेडर का, वो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए बात करते हैं। सबसे पहला काम होगा हमारा, देखिए नंबर 1, हमें क्या करना है। एक मिस्टर चिंटू के गोडाउन में आग लग गया। गोडाउन के अंदर 20 लाख का गुड्स रखा हुआ था, वो सारा का सारा जल गया। मिस्टर चिंटू ने इंश्योरेंस करवा रखा था। ठीक है, अब कितना क्लेम मिलेगा? मिस्टर चिंटू चाहेगा ज्यादा से ज्यादा क्लेम मिले। अब मिस्टर चिंटू इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और कहता है भाई मेरे गोडाउन में आग लग गई और उसमें 1 करोड़ का गुड्स रखा हुआ था, 1 करोड़ का गुड्स रखा हुआ था और वो मेरा जल गया, तो उसका क्लेम दो मुझे 1 करोड़ दो। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही बिल्कुल 1 करोड़ का चेक बनाकर और दे देगी? इतना आसान नहीं क्लेम लेना। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेगा तो सबसे पहली चीज जो हमको देखनी है वो ये है कि आपने कितने की गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, यानी आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी वैल्यू क्या थी। पॉलिसी वैल्यू का मतलब आपने कितने की गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था। जैसे आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड्स मान लीजिए रखा हुआ है, तो आपने अगर 10 लाख का गुड्स 10 लाख के गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया तो इसका मतलब 10 लाख इज पॉलिसी वैल्यू। आप जब इंश्योरेंस खरीदते हो इंश्योरेंस कंपनी से तो आपको एक वैल्यू बतानी पड़ती है कि आपके गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ है जिसकी आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो। ठीक है, जितना आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो वही वैल्यू उस पॉलिसी में लिखी जाती है और उसी वैल्यू के हिसाब से ही प्रीमियम डिसाइड होता है कि आपको कितना प्रीमियम पे करना है। तो आपने अपनी पॉलिसी में 10 लाख की गुड्स का इंश्योरेंस करवाया, आपके गोडाउन में कितना गुड्स था उससे मतलब नहीं है, आपने पॉलिसी में कितना लिखवाया वो कहलाती है पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, तो 10 लाख रुपए अगर पॉलिसी में लिखे हुए हैं तो देन दिस इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट, यानी इससे ज्यादा क्लेम नहीं मिल सकता। जितना पॉलिसी में लिखा हुआ है उससे ज्यादा क्लेम किसी हाल में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कभी नहीं मिलेगा इससे ज्यादा। सर मेरे गोडाउन में 20 लाख का गुड्स रखा हुआ था और वो जल जाए और पॉलिसी में 10 लाख रुपए लिखा हुआ था, तो क्या मुझे 20 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? आपने प्रीमियम 20 लाख के हिसाब से दिया था या 10 लाख के? 10 लाख के। तो पॉलिसी में जो वैल्यू लिखी हुई है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको उतना ही क्लेम मिल सकता है, उससे ज्यादा का क्लेम नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है, चलिए तो पहला काम हमारा क्या है? पहला काम हमारा होता है फाइंड आउट पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस। पॉलिसी वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, सबसे पहला काम है पॉलिसी वैल्यू निकालना। ठीक सर, क्या मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, ये आपको गिवन होगा। यानी आपने कितने की पॉलिसी लिया है ये आपको गिवन होगा। आपने 10 लाख का लिया है, 15 लाख का लिया है, 20 लाख का लिया है, 50 लाख का लिया है, 50,000 का लिया है, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि आपने इतने का पॉलिसी लिया है। उसको हम बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, चलिए आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया था, अब आपके गोडाउन में आग लग गई, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, आप कहेंगे सर मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया था, मुझे 10 लाख का क्लेम दे दो।
क्या इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही 10 लाख का क्लेम उठा कर दे देगी? अभी भी वो 10 लाख का क्लेम ऐसे नहीं देगी। वो कहेगी भाई साहब ठीक है, आपने 10 लाख का क्लेम, 10 लाख की पॉलिसी ली थी, लेकिन आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड्स था भी या नहीं? आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड्स था भी या नहीं? अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी 10 लाख की ले ली, ठीक है, मतलब तो ये मैक्सिमम कवर है आपका। अब आपके गोडाउन में गुड्स रखा हुआ था सिर्फ 5 लाख का जो जला है, तो क्या आपको 10 लाख का क्लेम मिल जाएगा? तो आपको 10 लाख का क्लेम थोड़ी ना मिल जाएगा। जितना आपको नुकसान हुआ है उतना ही क्लेम मिलेगा। अच्छा, अब समझ में आया सर। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा भी हमको क्लेम नहीं मिल सकता और एक्चुअल लॉस से ज्यादा भी हमको क्लेम नहीं मिल सकता। जी हां, आपके गोडाउन में अगर 12 लाख का गुड्स जल गया और पॉलिसी आपने 10 लाख की ली है, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लेम 10 लाख का मिल सकता है, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन आपके गोडाउन में अगर गुड्स 4 लाख का रखा हुआ था, पॉलिसी आपने 10 लाख की ले रखी थी, लेकिन जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में 4 लाख का गुड्स था, ठीक है, तो 4 लाख का ही गुड्स जला होगा, तो क्लेम भी आपको कितने का मिलेगा? 4 लाख का। ओहो ओहो, इसका मतलब ये हुआ क्लेम विल बी पॉलिसी अमाउंट और एक्चुअल लॉस, विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर। ठीक है, तो आपको पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा का क्लेम नहीं मिल सकता और एक्चुअल लॉस जो है उससे ज्यादा का क्लेम नहीं मिल सकता। अब सवाल ये उठता है कि सर जिस दिन आग लगी इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि गोडाउन में कितना रखा हुआ था गुड्स? मेरे गोडाउन में 4 लाख का गुड्स रखा हुआ था, मैं तो कह दूंगा मेरे गोडाउन में 15 लाख का गुड्स रखा हुआ था। उनको कैसे पता चलेगा? बेटा वो आपको प्रूव करने के लिए बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप प्रूव करके बताइए। आपको पूरी तरीके से उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था, उसके बाद ही आपको क्लेम मिलेगा। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरे गोडाउन में कितना गुड्स था? बेटा आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगा, स्टोर लेजर होता है, ठीक है, उससे पता चलेगा। स्टोर लेजर नहीं है तो और तरीके भी हैं, वही तो सीखना है इसमें कि हमको कैसे निकालना है कि जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितना गुड्स था। यही सब तो हमें इस चैप्टर में निकालना है, ठीक है। तो क्लेम मिलना इतना आसान नहीं है कि आप जितना बोल दोगे उतना ही क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। आप पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करोगे कि मेरे गोडाउन में आग लग गया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आए का सर्वेयर आएगा, वो सर्वे करेगा कि बाकी में गोडाउन में आग लगी या नहीं, ठीक है। फिर ये सर्वे होगा कितना गुड्स रखा हुआ था, आप प्रूव करोगे उसको, उसके बाद सर्वेयर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद कहीं क्लेम डिसाइड होता है काफी टाइम के बाद। ऐसे अचानक नहीं कि आज आग लगी और कल आपको चेक बनकर मिल गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो बात होगी वो होता है फाइंड आउट द पॉलिसी वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, मतलब आपने कितने का इंश्योरेंस करवाया था। सबसे पहले तो आपको वो वैल्यू तलाश करनी है। तो सर क्या ये वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी? नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं, दिस वैल्यू विल बी गिवन इन क्वेश्चन, आपको नहीं निकालनी पड़ेगी, विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ये वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, आपको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ फाइंड आउट करना है कि कितना वैल्यू गिवन है जितने का आपने पॉलिसी लिया है, ठीक। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा आपको निकालना पड़ेगा कि जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था। सबसे पहले आपको यह निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो सेकंड नंबर पर जो हमारा काम होगा वो होगा कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था, गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था, हमको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जितना गुड्स जला है उससे ज्यादा का क्लेम नहीं देगा,
और पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा का भी क्लेम नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ कि इंश्योरेंस क्लेम विल बी एक्चुअल लॉस और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितने का स्टॉक रखा हुआ था, सबसे पहले हमको ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लोजिंग स्टॉक। नाम सुना है आपने क्लोजिंग स्टॉक? सर कैसी बात करते हो, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना, बचपन से सुनते आए हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है, क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? सर जो साल के आखिर में बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। जो साल के एंड में, ईयर एंड में जो स्टॉक बच जाता है वही क्लोजिंग स्टॉक होता है। यही तो होता है ना, बोलो। हाँ सर, हमने तो यही सुना है कि जो स्टॉक ईयर एंड में बचा हुआ होता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। बेटा आज से आप एक बात ध्यान रखें, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो स्टॉक नहीं होता जो ईयर एंड में बचा हुआ होता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो स्टॉक विच वाज ऑन द डेट व्हेन यू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन अदर वर्ड्स मैं बोलूं कि जिस दिन आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उस दिन जो स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। सर तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हम ईयर के एंड में ही बनाते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। आप 3 महीने के बाद भी बना सकते हो, आप 6 महीने के बाद भी बना सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट, आप 9 महीने के बाद भी बना सकते हो, आप 12 महीने के बाद भी बना सकते हो, आप 15 महीने के बाद भी बना सकते हो। यानी जिस दिन भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उस दिन का जो स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? मैं आपको एक बार छोटा सा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, मैं बताता हूं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो मान लीजिए ये है 5,000, फिर हम यहां लिखते हैं परचेज। जी सर, परचेज लिखते हैं। मान लो ये है 40,000, परचेज है 40,000। फिर यहां लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए ये है 10,000। अच्छा, इधर है सेल, सेल मान लीजिए है 50,000। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। मान लीजिए ये है 20,000। अच्छा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट मान लीजिए आप बनाता हूं 31 दिसंबर 2019 को, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की डेट है। यहां पर अब निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना निकल कर आएगा एक बार देखते हैं, कितना ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। 50,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 40,000 माइनस 10,000, लीजिए 15,000 का जीपी निकल कर आएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये जो स्टॉक लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ये किस डेट का है? ये उस डेट का है जिस दिन आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो। इसका मतलब अगर ट्रेडिंग अकाउंट 31 दिसंबर 2019 को बना रहे हो तो 31 दिसंबर 2019 का ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो स्टॉक उस दिन का जिस दिन ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उस दिन के स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। अब ये हो सकता है 31 दिसंबर 2019 को अगर बन रहा है और 31 दिसंबर 2019 इज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर।
अकाउंटिंग ईयर का ये लास्ट डे भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2020 को खत्म होता है, 31 मार्च को, लेकिन मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं 31 दिसंबर 2019 को, 9 महीने के बाद मान लीजिए मैं बना रहा हूं, क्वार्टरली भी तो अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो फिर ये आप नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर का है। तो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर को हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलते, हम स्टॉक ऑन द डेट व्हेन ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, उस दिन के स्टॉक को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ठीक है सर, अब सवाल पर आइए, अब अपने जो रियल काम है उस पर आइए। देखो बेटा, आपने यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा, सेल लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, बैलेंसिंग फिगर जीपी आ गया, बैलेंसिंग फिगर जीपी आ गया। मान लीजिए बेटा आपको जीपी ये 15,000 पहले से पता होता और ये क्लोजिंग स्टॉक आपको पता नहीं होता, ठीक है। ये जीपी जो है आप पहले लिख दो, यहां पर ये जो जीपी है ये पहले लिख दो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता नहीं है, ये जीपी यहां पहले लिख दो। सर जीपी कैसे पता चलेगा? जब तक क्लोजिंग स्टॉक हमको पता नहीं चलेगा तब तक जीपी कैसे पता चलेगा? तो बेटा आपको एक रेशो पता होगा, आपको एक रेशो पता होगा। मान लीजिए आप अपनी सेल पर 30% जीपी कमाते हो, तो इसका मतलब जो आपकी सेल होगी उसका 30% आपका जीपी हो जाएगा। सर ये 30% कैसे पता चलेगा? अरे बिजनेसमैन को तो पता ही होगा ना वो किस रेट से जीपी कमाता है। सर हमको कैसे पता चलेगा? बेटा आपको गिवन होगा। सर अगर गिवन ना हो तो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे आगे। आगे हम बात करेंगे कि अगर जीपी गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं जीपी रेशो। तो अगर आपको जीपी पहले यहां पर लिख दो तो यहां पर स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो निकल कर आ जाएगा। तो अगर सेल हमारी 50,000 है और मान लीजिए हम 30% जीपी कमाते हैं तो बेटा जीपी कितना हो गया? 15,000, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए ये रेशो आपको गिवन होगा 30%, तो यहां पर जो निकल कर आएगा ये आएगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना? क्लोजिंग स्टॉक देखिए बैलेंसिंग फिगर 20,000 निकल कर आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर आपने ये बता दिया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो जीपी निकल आएगा, अगर जीपी हमने पहले निकाल लिया तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इससे इंश्योरेंस क्लेम कैसे निकलेगा? बेटा वही बताने जा रहा हूं मैं कि इससे इंश्योरेंस क्लेम कैसे निकलेगा। मान लीजिए ये जो 31 दिसंबर 2019 है, दिस इज द डेट ऑफ फायर, दिस इज द डेट ऑफ फायर, यानी आग जिस दिन लगा गोडाउन के अंदर उस दिन का जो डेट है वो 31 दिसंबर 2019 है। तो आप जरा बताइए ये जो स्टॉक निकल कर आया है ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल कर आया या नहीं? अच्छा, इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर निकालेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट किस दिन का बनाएंगे? अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। जी हाँ, अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। अच्छा, अगर मान लीजिए आग 30 जून को लगा होता तो 30 जून का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना, हम 30 जून तक का पहले तो ओपनिंग स्टॉक लेते। ओपनिंग स्टॉक का मतलब तो होता है स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक था वही इस बार का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर मान लीजिए 1 अप्रैल मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है तो 1 अप्रैल को जो मेरा स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर, यानी अगर 30 जून को आग लगी है तो 30 जून तक का परचेज यहां लिखूंगा, 30 जून तक का डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूंगा, 30 जून तक का सेल लिखूंगा, और इस सेल पर जितना परसेंट के हिसाब से मैं जीपी कमाता हूंगा वो जीपी मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टॉक आएगा ये 30 जून का स्टॉक आएगा। तो 30 जून का जो स्टॉक होगा दैट विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा ये रियल होगा? बेटा इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, ये सिर्फ एक वर्किंग, ये रफ ट्रेडिंग अकाउंट है, रफ, ठीक है, रफ। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो सही मायनों में तो ईयर एंड में ही जाकर बनेगा, लेकिन यहां जो बनेगा ये रफ अकाउंट बनेगा। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट निकालने का जो बनाने का जो मकसद है हमारा वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने का हमारा मकसद है। तो इसको मेमोरेंडम
ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है। ठीक, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है। तो जो मैंने नंबर 2 में लिखा कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनेगा? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ डेथ, टू द डेट ऑफ फायर, सॉरी डेथ नहीं, फायर, टू द डेट ऑफ फायर। अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी को शुरू होता है और आग लगती है 30 अप्रैल को, तो 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, और जो वहां पर स्टॉक निकल कर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है। अच्छा, अगर 1 अप्रैल मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू होने वाला डेट है, तो 1 अप्रैल से लेकर, मान लीजिए आग लगा 31 मई को, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसमें जो स्टॉक निकल कर आएगा, दैट विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक, तो सेकंड स्टेप है कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आइए अब मैं इसमें लिखता हूं और प्रॉपर आपको नोटिंग करवाता हूं। लिखेंगे लिखिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर विल बी calculated by preparing मेमोरेंडम। अच्छा, मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द डेट, from the beginning of accounting year। to the date of fire। ठीक है। एग्जाम्पल क्या? अकाउंटिंग ईयर जो है, मान लीजिए हमारा होता है जनवरी टू दिसंबर, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं यहां लिखता हूं डेट ऑफ फायर है 30 अप्रैल, तो लिखेंगे इन दिस केस ट्रेडिंग अकाउंट will be prepared from 1st January to 30th अप्रैल। ठीक है। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है, इसका मतलब है कि 1 जनवरी से अकाउंटिंग ईयर शुरू होता होगा और 31 दिसंबर को खत्म होता होगा। तो 30 अप्रैल को आग लग गई, तो 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा कैसे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, सर आप हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना सिखाओगे? ये तो हम जानते हैं। कोई बात नहीं बेटा, जानते हो तो क्या बात है, एक बार और बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये पर्टिकुलर हो गया अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। सर ये लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, मैंने इसीलिए जानबूझ के लिखा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपको नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक,
यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस बार का ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा, कहां से कहां तक बेटा? अप टू द डेट ऑफ फायर तक का परचेज, यानी 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का। 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं अप टू द डेट ऑफ फायर। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है ये कहां से कहां तक का बन रहा है? अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। तो परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, अगर कोई परचेज रिटर्न है वो माइनस कर देंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, वैसे तो मैं आपको जब नोट्स लिखवाऊंगा अभी तो उसमें भी आपको बहुत आराम से सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए यहां मैंने क्या लिखा है। परचेज ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का परचेज लेना है। कभी कभी क्या होता है, आपने कोई फिक्स असेट खरीदा, जैसे मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, और गलती से परचेज में लिख दिया, परचेज अकाउंट में लिख दिया, परचेज बुक में ले जाकर लिख दिया, तो वो भी यहां इंक्लूड हो गया होगा, तो उसको आपको माइनस करना है। मैं आपको नोट्स में लिखवाऊंगा ये चीजें, ठीक है। कि जैसे लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख, तो बेटा वो आपको घटा देना है, वो आपको हटा देना है, क्योंकि हमें यहां पर सिर्फ गुड्स का परचेज लेना है। ठीक, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सिर्फ गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड। जैसे वेजेस, वेजेस है तो वो सिर्फ गुड्स पर वेजेस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए आपने वेजेस पे किया, तो बेटा वो वेजेस मशीनरी की कॉस्ट में जाकर ऐड होगा, वो वेजेस मशीनरी की कॉस्ट में जाकर ऐड होगा, इसलिए उसे वेजेस में से माइनस कर देना है। तो आपका मान लीजिए अगर वेजेस 10,000 है और आपको क्वेश्चन में बताया है कि वेजेस इंक्लूड 1,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो उसके उस वेजेस से माइनस कर देना है, ठीक है। और यहां पर आपको सिर्फ 9,000 लिखना है। ये सारे नोट्स हम अभी बात को आपको लिखवाएंगे। उसके बाद बाई सेल्स, और सेल में भी क्या, सिर्फ सेल ऑफ गुड्स, इसको पहले यहां लिखेंगे, यहां से माइनस करेंगे सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, और फिर ये नेट सेल आएगा। अच्छा, सेल में भी सिर्फ सेल ऑफ गुड्स लेना है। अगर मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर बेचा, मशीनरी बेचा, बिल्डिंग बेचा, या कोई अदर फिक्स्ड असेट बेचा, कोई भी फिक्स्ड असेट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, अगर उसकी सेल प्रोसीड आपने सेल ऑफ गुड्स में यानी जो सेल है उसमें ले रखा है, तो आपको वहां से माइनस करना पड़ेगा, उसकी सेल प्रोसीड आपको यहां से माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, माइनस करनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा, तो सेल ऑफ गुड्स आपको सिर्फ लेना है, कोई सेल ऑफ फिक्स्ड असेट हो, इन्वेस्टमेंट का सेल हो, अगर वो इस सेल में इंक्लूड है, क्वेश्चन अगर बोल रहा है, तो उसकी सेल प्रोसीड को आपको यहां से माइनस कर देना है। ये भी मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहां पर हमको लिखना है क्या, यहां पर हमको लिखना है जीपी। अच्छा, जीपी कैसे निकलेगा बेटा? जो आपने ऊपर सेल लिखा है, नेट सेल ना, ये वाली सेल, ये जो सेल है, ये वाली सेल आप यहां पर उठाकर लाओगे। इस सेल को आप यहां पर ऐसे दे देता हूं, इस सेल को आप यहां पर उठाकर लाओगे, ये सेल को, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? जीपी रेशो से। सर जीपी रेशो कैसे निकलेगा बेटा? जीपी रेशो गिवन होगा। सर अगर गिवन नहीं है तो हम बताएंगे कैसे निकलेगा, अभी इस पर बाकी बात करेंगे, अभी उसकी टेंशन मत लो। अभी आप ये मानकर चलो कि जीपी रेशो गिवन होगा, नहीं गिवन है तो बात की बात, हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। ये जीपी यहां पर लिख देंगे। उसके बाद बेटा बैलेंसिंग फिगर यहां निकल कर आएगा, क्या आएगा? स्टॉक
इंटू जीपी रेशो, और वो यहां लिखेंगे, और फिर क्या निकल कर आएगा, दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर यहां निकल कर आएगा, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। ठीक, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कहां से कहां तक, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर से अप टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है सर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल आया, यानी ये वो स्टॉक है जो गोडाउन में रखा हुआ था जिस दिन आग लगी, यही मतलब है ना, जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर ये स्टॉक था। ठीक है, अब पॉलिसी आपने ले रखी है वो देखोगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर देखोगे, इन दोनों में से जो लोअर होगा क्या वही इंश्योरेंस क्लेम होगा? नहीं, अभी कुछ और भी करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन गोडाउन में आग लगी आपको फोन आया आपके एम्प्लॉय का, सर जल्दी से भाग कर आओ गोडाउन में आग लग गई, आप आओगे तो क्या आप गोडाउन को जलने दोगे या कुछ कोशिश करोगे कि अरे इसमें से कुछ गुड्स बचा लो? अरे भाई आप जल्दी से आओगे, कहोगे बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ आस पड़ोस के लोग आएंगे, ठीक है, फायर ब्रिगेड को फोन किया जाएगा, सब लोग आकर आग बुझाएंगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ स्टॉक आप बचा लो, कुछ ना कुछ स्टॉक आप बचा भी सकते हो। बचा सकते हो या नहीं? बिल्कुल बचा सकते हैं। और आप ऐसा नहीं करोगे कि अगर इंश्योरेंस है तो चलो जलने दो, ऐसा कोई नहीं करता। अगर इंश्योरेंस है तो इसका मतलब गोडाउन में आग लगा दे, पूरे गोडाउन में, ठीक है। तो बचाने की हर ट्रेडर कोशिश करता है, हर बिजनेसमैन अगर उसके गोडाउन में आग लग जाए तो बचाने की कोशिश करता है, और जब उसने आग बुझाई तो कुछ गुड्स निकल आया, बच गया। जो बचा हुआ गुड्स होता है दैट इज कॉल्ड सेल्वेज स्टॉक। सेल्वेज स्टॉक, सेल्वेज स्टॉक। अच्छा, सेल्वेज स्टॉक क्या होगा? जो स्टॉक बचा लिया आग लगने से दैट इज कॉल्ड सेल्वेज स्टॉक। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये जो है ये 12 लाख रुपए का गुड्स था, ये 12 लाख रुपए का गुड्स था, यानी जिस दिन आग लगी गोडाउन के अंदर 12 लाख का गुड्स था, आपने 3 लाख का गुड्स बचा लिया, तो आपका नुकसान 12 लाख थोड़ी हुआ, आपका नुकसान तो 9 लाख हुआ, आपका नुकसान तो 9 लाख हुआ। तो आपको क्या करना है? आपको स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से सेल्वेज स्टॉक को माइनस करना होगा, और जो निकल कर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। क्या होगा? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। बात समझ में आ गई? तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज नॉट इटसेल्फ ए लॉस। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपने कितना स्टॉक बचा लिया, दैट इज कॉल्ड सेल्वेज स्टॉक। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से सेल्वेज स्टॉक घटाओगे तो ये बचेगा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। आइए अब हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, यानी नंबर 3 पर हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। यहां पर 3 नंबर में कैलकुलेट एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस, आपको एक्चुअल लॉस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? सबसे पहले यहां लिखोगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी बेटा जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक था, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसमें से माइनस कर देंगे सेल्वेज स्टॉक। सर सेल्वेज स्टॉक एक बार फिर से बता दो क्या होता है? जो स्टॉक जलने से बचा लिया, लीजिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, जो स्टॉक जलने से बचा लिया, जो स्टॉक जलने से बचा लिया उसको बोलते हैं सेल्वेज स्टॉक, और वो यहां से माइनस होगा, ये जो निकल कर आता है दिस इज कॉल्ड एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक।
यानी एक्चुअल में जो लॉस हुआ है वो ये वाला स्टॉक का हुआ है, एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो ये वाले स्टॉक का हुआ है। भाई गोडाउन के अंदर 12 लाख का गुड्स रखा हुआ था, तो वो कहलाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आपने उसमें से 3 लाख का गुड्स बचा लिया, वो आप 12 लाख में से माइनस कर दोगे, जो बचेगा दैट विल बी एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। सर क्या यही एक्चुअल लॉस होता है? नहीं, इसमें एक चीज प्लस करनी पड़ेगी। अब क्या प्लस करना पड़ेगा? इसमें प्लस करना पड़ेगा फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। सर अब ये क्या हो गया? आग से लड़ने के खर्चे, आग से लड़ने के खर्चे मतलब आग लग गई तो आग को बुझाने की कोशिश करोगे ना, तो आग को बुझाने में आपका जो खर्चा हो गया उसको हम बोलते हैं फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। सर ये इसमें क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इसका भी क्लेम आपको देती है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहती है कि अगर आपकी गोडाउन में आग लग जाए तो आप आग बुझाने की कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा गुड्स बचाने की कोशिश करो। वो कहते हैं आग बुझाने में आपका जो खर्चा होगा उसका क्लेम हम आपको दे देंगे। सर इंश्योरेंस कंपनी क्यों क्लेम देगी इसका? बेटा आप अगर आग बुझाने की कोशिश नहीं करोगे तो गुड्स बचा नहीं पाओगे, और जब बचा नहीं पाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा क्लेम देना पड़ेगा। जितना ज्यादा गुड्स आप बचाओगे इंश्योरेंस कंपनी को उतना ही कम क्लेम देना पड़ेगा, है ना। जो गुड्स आपने बचा लिया वो तो आपका नुकसान हुआ ही नहीं, और जब आपका नुकसान नहीं हुआ तो उसका आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स बचे, इसलिए वो कहती है ट्रेडर से कि अगर आग लग जाती है तो आप उस आग को बुझाने की कोशिश करो, जो भी खर्चा, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हैं उसको लेकर आइए, आग को बुझाने की कोशिश करिए, लोगों को हायर करिए, आग को बुझाने की कोशिश करिए, और जो भी खर्चा होगा उसका भी क्लेम हम आपको देंगे। इसीलिए अगर आग बुझाने के जो खर्चे होते हैं उसको हम फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसको हम यहां पर ऐड कर देते हैं, और ये जो अब निकल कर आएगा दिस विल बी एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस, ये आपका एक्चुअल में लॉस हुआ। सर क्या जरूरी है हर क्वेश्चन में फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस होगा ही होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक जो है यही आपका एक्चुअल लॉस हो जाएगा। यानी फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस अगर गिवन है आपको तभी आप ऐड करोगे, नहीं है तो नहीं ऐड करोगे। ये बात समझ में आ गई? जी हाँ। सर अब आप कितने का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे? पॉलिसी अमाउंट या एक्चुअल लॉस, या इन दोनों में से जो लोअर? अभी बेटा ठहर जाओ, ठहर जाओ। इसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी एक फॉर्मूला लगाती है इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करने के लिए, एक फॉर्मूला लगाती है, और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं एवरेज क्लॉज। क्या फॉर्मूला होता है? आइए मैं चौथा नंबर पॉइंट में लिखूंगा, कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा कैसे? इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले लिखोगे पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट मतलब जितने की पॉलिसी आपने ली है, यानी जितने की गुड्स का आपने इंश्योरेंस करवाया, जितने की गुड्स का आपने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिसी अमाउंट। जो मैंने आपको नंबर 1 में बताया था कि सबसे पहले जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको एक वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है कि आपको कितने की गुड्स का इंश्योरेंस करवाना है, यानी वैल्यू कवर्ड जो है वो कितनी है, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी अमाउंट। डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करना है किससे? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से, ऑन दी डेट ऑफ फायर से, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट में निकल कर आया था ना स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, आपको उससे इसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है किससे? एक्चुअल लॉस से, एक्चुअल लॉस से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम। और बेटा ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एवरेज लॉस।